मूवी की शुरुआत होती है वर्ष 2157 में। मानवता समृद्धि के एक स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुकी है। इंसान ने सबसे महान शैक्षणिक सिद्धांत को अपनाया है। युद्ध, भूखमरी और आतंकवाद अब अतीत की बातें बन चुके हैं। प्रकृति का पुनर्जागरण हुआ है और चिकित्सा के क्षेत्र में हुई क्रांतिकारी खोजों ने घातक बीमारियों को परास्त कर दिया है। अब शरीर अपने छिपे हुए संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकता है। इन सभी उपलब्धियों के बाद मानवता ने निर्णय लिया कि अब समय है दूर के ग्रहों पर जीवन की खोज करने का। यह जिम्मेदारी धरती के कुछ बहादुर, शक्तिशाली और थोड़े भोले युवाओं को सौंपी गई। उन्हीं में से एक था मैक्सिम, एक युवा अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष यान में बैठकर बाहरी जीवन की खोज में रवाना हुआ। मैक्सिम के उड़ान भरते समय उसकी दादी उससे नाराज थीं। वो चाहती थीं कि मैक्सिम पढ़ाई पूरी करे, लेकिन वह खोजी मिशन में भाग लेने के लिए दृढ़ था। दोनों में बहस हो ही रही थी कि तभी उड़न तश्तरी एक उल्कापिंड से टकरा गई और दिशा से भटककर एक अज्ञात ग्रह पर जा गिरी। कम से कम अब उसे अपनी दादी की डांट से राहत मिल गई थी। मैक्सिम ने अपने औजारों का बैग उठाया और अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर नए ग्रह की सतह का निरीक्षण करने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अंतरिक्ष यान में विस्फोट हो गया, जिससे पृथ्वी से उसका संपर्क स्थायी रूप से कट गया। बावजूद इसके मैक्सिम निराश नहीं हुआ। उसे इस नए ग्रह की खोज का उत्साह था, क्योंकि यह ग्रह किसी कारणवश पृथ्वी जैसा प्रतीत हो रहा था। अपनी खोज के दौरान वह जंगल में एक स्थान पर पहुंचा, जहां उसे कुछ हलचल दिखाई दी। वहां एक जीव बंदूकधारी व्यक्ति से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैक्सिम कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक द्वीपवासी ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। मैक्सिम ने शांतिपूर्वक मित्रता दिखाने की कोशिश की, लेकिन भाषा की दीवार आड़े आ रही थी। तब उसने अनुवाद कैप्सूल का उपयोग किया और संवाद का प्रयास किया। फिर वह व्यक्ति उसे सैनिकों के शिविर में ले गया, जहां युवा सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। वहां मैक्सिम की मुलाकात कप्तान चाचू से हुई, जिसने उसे एक विशेष हेलमेट पहनाया। यह हेलमेट व्यक्ति के विचारों को पढ़ और प्रसारित कर सकता था। यह अनुभव थोड़ा डरावना था, लेकिन मैक्सिम जानता था कि अब वह धरती पर नहीं है और यहाँ उसे और भी अजीब चीजें देखने को मिलेंगी। उसी स्थान पर एक अधिकारी गाल को मैक्सिम को राजधानी के मानसिक अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। तभी अचानक एक अजीब संकेत प्रसारित हुआ, जिसे सुनकर सभी को गार्ड्स का राष्ट्रगान गाना पड़ा, सिवाय उस व्यक्ति के जिसने मैक्सिम को शिविर तक पहुंचाया था। वह व्यक्ति मिर्गी के दौरे जैसा व्यवहार करने लगा और जल्दी ही सैनिकों से घिर गया। रास्ते में जब वे राजधानी की ओर जा रहे थे, वे एक विशाल टॉवर के पास से गुजरे। गाल ने समझाया कि यह टॉवर उन्हें दुश्मनों और मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन तभी टॉवर के निचले हिस्से में विस्फोट हो गया और वह उनकी गाड़ी पर गिर पड़ा। जो वस्तु उन्हें सुरक्षा देने वाली थी, वही अब विनाश का कारण बन गई। कई यात्री घायल हो गए और कुछ जान बचाकर भाग निकले। इस दौरान मैक्सिम ने गाल को दुर्घटनाग्रस्त वाहन से निकालने में मदद की। फिर दोनों वहां से निकल गए। जब सभी घायल यात्री किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में थे, तो वहां अफरा तफरी मच गई। जल्दी ही यह जानकारी फैली कि यह हमला पतित नामक विद्रोही समूह का था, जो राष्ट्रीय अधिकारियों के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मैक्सिम, गाल और अन्य के पास राजधानी तक पैदल ही पहुंचने का विकल्प बचा था। दूसरी ओर राजधानी में शासन के एक शक्तिशाली अधिकारी स्ट्राइडर को नए आगंतुक के आने की सूचना मिली। उसने तुरंत अपने अधीनस्थ फंक को आदेश दिया कि वह मैक्सिम को उसके विभाग में ले आए। गाल ने मैक्सिम को एक भवन में छोड़ दिया और वहां से चला गया। तभी फंक वहां प्रकट हुआ। उसने मैक्सिम के परीक्षण को समाप्त किया और कहा कि उसे एक उच्च अधिकारी के आदेश पर उसे साथ ले जाना है। दूसरी ओर स्ट्राइडर को सूचना मिली कि फंक ने किसी बर्बर व्यक्ति को पकड़ लिया है। स्ट्राइडर ने सभी संबंधित जानकारियां एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। जब फंक मैक्सिम के साथ शहर में गाड़ी चला रहा था, तो टॉवर को सक्रिय करने का समय निकट आ गया था। इसी बीच स्ट्राइडर खुद को एक विशेष प्रक्रिया के लिए तैयार कर रहा था। वह एक बाथटब में गया और एक रहस्यमयी छड़ी को काटा। यह प्रक्रिया उसके लिए अत्यंत कष्टदायक थी। अचानक वह तड़पने लगा और सैनिक तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचे। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैक्सिम वहां से निकल गया और शहर की सड़कों पर घूमने लगा। वहां की अनोखी इमारतें और जीवन शैली देखकर वह चकित था। इसी दौरान एक रहस्यमयी वरिष्ठ अधिकारी पापा, जो इस ग्रह पर शासन करने वाले गुप्त समूह अज्ञात पिताओं में से एक था, किसी गोपनीय बैठक में व्यस्त था। मैक्सिम शहर में एक कैफे में पहुंचा, जहां उसकी नजर एक सुंदर युवती पर पड़ी। वह युवती राडा गाल थी। राडा पास आई और उससे ऑर्डर पूछने लगी। उसने राडा को अपना नाम मैक्सिम बताया और राडा ने भी अपना नाम बताया। फिर वह रसोई में चली गई। जब वह खाना परोस रही थी, तभी एक ग्राहक ने उस पर हमला किया। मैक्सिम ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हमलावर को सबक सिखाया। रात में मैक्सिम ने राडा के साथ समय बिताया और उसने बताया कि वह गाल की बहन है। यह सुनकर मैक्सिम बहुत खुश हुआ और उसने राडा को बताया कि वह गाल को जानता है। जब वह राडा को उसके घर छोड़ रहा था, तब रास्ते में कुछ गुंडों ने उस पर हमला किया, लेकिन मैक्सिम ने उन्हें आसानी से हरा दिया। राडा इससे प्रभावित हुई और उसे अपने घर ले गई। कुछ समय बाद गाल वहां पहुंचा और उनका पुनर्मिलन हुआ। यह मिलन आश्चर्य और सच्ची खुशी से भरा था। गाल के साथ संवाद करते हुए मैक्सिम को इस ग्रह की वास्तविकता में गहरी दिलचस्पी होने लगी। उसने कई प्रश्न पूछे,
जल्द ही स्पष्ट हुआ कि राडा, गाल और राजधानी के अन्य लोग शासन के प्रचार और गलत सूचनाओं से प्रभावित थे। राडा ने मैक्सिम से अपने विचार साझा किए। वह इस दुनिया की निरंतर निगरानी और तारों से विहीन आकाश से निराश थी। उसे अंतरिक्ष और सितारों की सुंदरता की कमी खलती थी। गाल दूसरी ओर अनजाने में शासन की विकृत राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। उसने बताया कि उनका ग्रह सराक्ष है और मातृभूमि नाम की सरकार एक सैन्य तानाशाही है जिसे रहस्यमयी अज्ञात पिताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कोई नहीं जानता कि ये पिता कौन है। मैक्सिम को संदेह हुआ कि शायद विद्रोही भी पूरी तरह ईमानदार नहीं हैं। संभव है कि उनका भी मकसद उसी मानसिक नियंत्रण वाले टॉवर का इस्तेमाल करना हो। वह सोचने लगा कि हो सकता है इन अज्ञात पिताओं ने ही इस ग्रह का निर्माण किया हो और अब इसे नियंत्रित कर रहे हों। मैक्सिम की इस सोच के बीच गाल ने उसे गार्ड्स का सदस्य बनने के लिए मना लिया। अगले दिन कॉर्पोरल गाल ने मैक्सिम की सिफारिश की। कप्तान चाचू ने उसे शर्त के साथ भर्ती किया। उसे मैक्सिम पर करीबी नजर रखनी होगी। प्रशिक्षण जल्द शुरू हो गया। मैक्सिम ने अपने उच्च स्तर के कौशल से अन्य सैनिकों को प्रभावित किया। प्रशिक्षण के इतर गाल और मैक्सिम राजनीति पर बहस करते रहते। हंसी मजाक चलता और राडा उन्हें देखकर मुस्कुराती। सब कुछ किसी खुशहाल परिवार जैसा लगने लगा था। जैसे जैसे राडा के प्रति मैक्सिम की भावनाएं बढ़ीं, वह उसे अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में बताने लगा। उसने अपने माता पिता के बारे में बात की, जिन्हें यह झूठ बताया गया था कि वह मर चुका है। उसने बताया कि यह झूठ कितना दुखद था, क्योंकि वह जीवित था और अब इस ग्रह पर एक सुंदर महिला के साथ था। समय के साथ मैक्सिम को विद्रोह के समूह पर किए जाने वाले सैन्य छापों का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया गया। इन समूह के लोगों की पहचान टॉवर के सक्रिय होने पर उनमें होने वाले मिर्गी जैसे दौरों से होती थी। एक छापे के दौरान मैक्सिम ने बहादुरी से हस्तक्षेप कर कप्तान चाचू को संभावित विद्रोही हमले से बचा लिया। इस वीरता ने मैक्सिम को कप्तान का विश्वास दिला दिया, कम से कम कुछ समय के लिए। हालांकि जब मैक्सिम ने अधिकारियों द्वारा आयोजित अनिवार्य परीक्षणों में भाग लिया तो उसके सामने ऐसी सच्चाइयां आईं जिन्होंने उसकी मान्यताओं को चुनौती दी। वह समूह के लोगों को आतंकवादी नहीं बल्कि पीड़ित मानने लगा और उन पर किए जाने वाले कठोर अत्याचार उसे असहज करने लगे। इसी बीच फंक ने गाल को बुलाया। उसने गाल को एक गिरे हुए को मारने का आदेश दिया ताकि वह अपनी निष्ठा साबित कर सके, लेकिन गाल ने उल्टा किया। वह उन्हें जंगल में ले गया और फिर खुद को निरस्त्र कर वापस आ गया। गाल ने दावा किया कि उसने उन्हें रिहा कर दिया है और मैक्सिम को समझाया कि यह ग्रह अकेला नहीं है, अन्य ग्रह भी हैं जो अधिक विकसित और स्वतंत्र हैं। कप्तान को जब यह सूचना मिली तो उसने गाल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन मैक्सिम ने हस्तक्षेप किया और कहा कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वह और गाल यहाँ से जा रहे हैं। इस गद्दारी के जवाब में कप्तान ने मैक्सिम को गोली मार दी और मरने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने गाल की एक झूठी रिपोर्ट लिखी और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर राजधानी भेज दिया। इस दौरान अज्ञात पिताओं की एक बैठक हो रही थी जहां पड़ोसी देश पर आक्रमण की योजना बनाई जा रही थी। स्ट्राइडर ने हमले का सुझाव दिया और लीडर फादर ने उसका समर्थन किया। उधर यह स्पष्ट हुआ कि मैक्सिम का घाव घातक नहीं था। उसकी अतिमानवीय क्षमताओं ने उसे मरने से बचा लिया। जब वह बेहोशी से बाहर आया तो कुछ विद्रोहियों ने उसकी जान बचाई। वे उसके इतनी जल्दी ठीक हो जाने से हैरान थे और अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वह जीवित बच गया। बाद में जब वे अलाव के चारों ओर बैठे तब मैक्सिम ने शासन की असली प्रकृति को समझा और टावरों की भूमिका का खुलासा हुआ। यह सब झूठ था। सरकार ने लोगों को धोखा दिया था। टावर कोई सुरक्षा यंत्र नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण के उपकरण थे जो विशेष प्रकार की विकिरण तरंगें भेजते थे ताकि लोग शासकों के प्रति वफादार रहें। यहाँ तक कि अज्ञात पिताओं को भी एक समय में इन टावरों ने प्रभावित किया था। फंक और स्ट्राइडर खुद इसका शिकार रह चुके थे। मैक्सिम ने यह निष्कर्ष निकाला कि विद्रोही और सरकार दोनों ही सच्चाई को छिपा रहे थे। दोनों पक्षों की मंशा टावर पर नियंत्रण पाकर जनता के दिमाग को नियंत्रित करने की थी। इसके बावजूद विद्रोहियों ने मैक्सिम को स्वीकार किया और उसे स्ट्राइडर द्वारा नियंत्रित एक मध्यस्थ मिशन में भाग लेने के लिए कहा। मैक्सिम के नेतृत्व में विद्रोहियों ने एक टावर को नष्ट करने की योजना बनाई और यह अभियान सफल रहा। दुर्भाग्यवश इस प्रक्रिया में पूरा विद्रोही दल मारा गया। केवल मैक्सिम ही जीवित बचा। इस भयावह घटना के बाद मैक्सिम गाल और राडा के घर गया और वहां उसे सहारा मिला। उसने विद्रोहियों और अज्ञात पिताओं के बारे में अपनी सारी जानकारी साझा की। राडा उलझन में पड़ गई, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि शायद मैक्सिम उसे पृथ्वी ले जाएगा और वहां एक नई शुरुआत करेगा। उसी समय गार्ड्स ने उनके अपार्टमेंट पर धावा बोल दिया और मैक्सिम को गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल में डाल दिया गया, जहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमय कैदी जेफ से हुई। वही व्यक्ति जो पहली बार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जंगल में मिला था। अन्य कैदी भी उसे पहचानते थे। मैक्सिम ने जेफ को बताया कि क्या घटनाएं उसे यहाँ तक लाईं और कैसे वह उन सभी विद्रोहियों को खो बैठा जो कभी उसके साथ खड़े थे। जेफ ने अपना परिचय दिया, लेकिन उसे मैक्सिम की बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। उसने कहा कि चाहे वे कुछ भी करें, अज्ञात पिता और उनके अनुयायी हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। इसी समय स्ट्राइडर प्रोक्यूरर से मिलने गया और पूछा कि क्या वह मैक्सिम को सौंप सकता है। प्रोक्यूरर ने इनकार कर दिया और कहा कि मैक्सिम एक परिवर्तित जासूस है और उसका अध्ययन किया जाना जरूरी है, लेकिन स्ट्राइडर आसानी से मानने वालों में से नहीं था।
प्रोक्यूरर ने स्ट्राइडर के साथ एक समझौता किया कि वह मैक्सिम को सौंप देगा, लेकिन शर्त ये थी कि स्ट्राइडर और टावर न बनाए, क्योंकि प्रोक्यूरर को डर था कि उसके विद्रोह समूह का रहस्य उजागर हो सकता है। पर यह एक ऐसा सौदा था जिसका पछतावा स्ट्राइडर को बहुत जल्द हुआ। जेल लौटने पर मैक्सिम और उसके साथियों को एक श्रम शिविर भेज दिया गया, जहां उन्हें जंगल साफ करने और युद्ध के बाद बचे स्वचालित रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करने का काम सौंपा गया। नियम साफ था, या तो वे सफाई करें या खुद साफ कर दिए जाएं। सफाई के दौरान प्रोक्यूरर को पता चला कि मैक्सिम लांचर की विकिरण से प्रतिरक्षित है। यह जानने के बाद उसने स्ट्राइडर से किया गया समझौता तोड़ने का फैसला किया और मांग की कि मैक्सिम को तुरंत उसके पास लाया जाए। उधर सुधार शिविर में मैक्सिम और उसके साथियों ने बाकी बचे युद्ध रोबोटों को नष्ट कर दिया, जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद वे पुनर्नवीनीकरण हथियारों की तलाश में बंजर क्षेत्र की ओर निकल पड़े। जब वे बंजर जोन में पहुंचे तो एक साथी सीवेज के मैनहोल में गिर पड़ा और मैक्सिम तुरंत उसके पीछे गया। उन्होंने तीसरे कैदी को बाहर छोड़ दिया और खुद उस भूमिगत ठिकाने की जांच करने लगे। उसी जगह जहां पहली बार मैक्सिम दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहीं एक जीव ने उन पर हमला किया था। उस रात जेफ की आपत्ति के बावजूद मैक्सिम ने उस जीव को छोड़ दिया, लेकिन सुबह उठने तक वह जीव गायब हो चुका था। अगली सुबह जब वे फिर यात्रा शुरू करते हैं तो मैक्सिम जेफ को समझाने की कोशिश करता है कि विद्रोही केंद्रों को एक के बाद एक टावर पर हमला क्यों करना चाहिए, पर जेफ उस पर गुस्सा हो जाता है और चेतावनी देता है, टावर बहुत खतरनाक हैं। जेफ बताता है कि टावर दिन में 2 बार सक्रिय होते हैं और ये ऐसी विकिरण भेजते हैं जो लोगों की स्वतंत्र सोच को रोक देती है। यह प्रभाव उन्हें ब्रेन वॉश कर सकता है। उसने यह भी बताया कि दक्षिण में रहने वाले म्यूटेंट इस विकिरण से प्रतिरक्षित हैं, पर वे खुद को इंसानों से अलग मानते हैं। उसी समय एक मशीनीकृत टैंक ने उन पर हमला कर दिया। मैक्सिम उसकी ओर दौड़ा और स्वचालित नियंत्रण प्रणाली को निष्क्रिय कर टैंक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद उसने और जेफ ने एक छोटा सा भोजन साझा किया। एक बाइट लेने के बाद मैक्सिम ने अपने साथी से कहा कि वह दक्षिण की ओर जा रहा है। जेफ ने उसे चेतावनी दी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैक्सिम ने भरोसा दिलाया कि वह इसे संभाल लेगा। जाने से पहले मैक्सिम ने सवाल किया कि उन्होंने औरों को टावर के बारे में सच्चाई क्यों नहीं बताई। एक अन्य कैदी ने जवाब दिया कि केंद्र के लोग मानते हैं कि वे इन टावरों को अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि टावर उन्हें ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अस्तित्व के लिए। इसके बाद मैक्सिम टैंक लेकर बारूदी सुरंगों से होकर गुजरता हुआ राजधानी लौट आया। जब प्रोक्यूरर को खबर मिली कि मैक्सिम भाग गया है तो वह क्रोधित हो उठा। मैक्सिम की योजना थी कि वह सहयोगियों को इकट्ठा करके फिर से लड़ सके। वह जल्द ही सीमा तक पहुंच गया, पर वहां सेना ने उसे घेर लिया। उसने देखा कि गाल भी वहीं कैद है और उसे बंधक बना लिया गया है। सेना को चकनाचूर करते हुए मैक्सिम ने गाल को छुड़ाया। पहले तो गाल चौंक गया, लेकिन जब उसने देखा कि उसका अपहरणकर्ता मैक्सिम ही है जो अब भी जिंदा है, तो वह खुश हो गया। मैक्सिम ने इस बार गाल को अपनी पूरी कहानी बताई, इस ग्रह की सच्चाई और टावरों के पीछे की साजिश। लेकिन वह जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए उसने गाल से भागने को कहा। पर लगता था कि इस बार भागना इतना आसान नहीं था। यह टावरों और सत्ता की दुनिया थी जहां हर मोड़ पर धोखा था, और इस सब के बीच राडा उसके घर लौटने की राह देख रहे थे। और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।